नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं आरती बख्शी। आज हम वर्ग 10 का विषय अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्रीय आय के प्रश्न उत्तरों के विषय में डील करेंगे। पहले की 2 कक्षाओं में हमने इस चैप्टर के विषय वस्तु को जाना, जिसमें हमने ये जाना कि आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से की जाती है, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न धारणाएं हैं जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब के बारे में भी हमने चर्चा की। प्रति व्यक्ति आय के बारे में जाना और किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होता है, इनके बारे में चर्चा की। तो कुल मिला के चैप्टर 2 में हमने राज्य एवं राष्ट्र की आय के विषय में डिटेल स्टडी की। अब हम इसके कुछ प्रश्नों को डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, किस अर्थशास्त्री ने यह धारणा दी। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी रेगनर नक्स या ऑप्शन डी केन्स। आप बताइए बच्चों कि इसमें से किसने गरीबी के कुचक्र या दुष्चक्र की धारणा दी है। इन ऑप्शंस को देख के मैं आशा करती हूँ कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी है, रेगनर नक्स। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें घिसावट व्यय या डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। घिसावट व्यय या डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया गया है। बच्चों ध्यान दें प्रश्न पर। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय को माइनस कर दिया जाता है, या डेप्रिसिएशन की वैल्यू को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो यदि राष्ट्रीय आय में से या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि हम घिसावट व्यय को घटा दें तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है। ऑप्शन ए लगान, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी लाभ या ऑप्शन डी ब्याज। तो प्रश्न से ही क्लियर है कि पूंजी का पारिश्रमिक है इसमें ऑप्शन डी ब्याज। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। एक देश में एक वर्ष की अवधि में किसी भी देश के अंदर जितनी भी आय अर्जित की जाती है उसकी कुल मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी औसत आय या ऑप्शन डी सीमांत आय। तो बच्चों, हम इसके बारे में जब हमने इस चैप्टर को डील किया था तभी डिस्कस किया था कि एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के अंदर जितनी भी अर्जित इनकम है, यदि हम उसकी कुल मात्रा को ले लेते हैं तो वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक समीकरण दिया हुआ है y = c + i। तो इस समीकरण में i क्या है या i का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए उपभोग व्यय, ऑप्शन बी निवेश व्यय, ऑप्शन सी सरकारी व्यय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर y का तात्पर्य है आय से, राष्ट्रीय आय से, और c का मतलब हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और i का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि c हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय और i हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश व्यय। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, निवेश व्यय। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। वेरी गुड, इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा। इसका आंसर है
ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जानने का। ऑप्शन ए है देश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या। ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय सकल घरेलू उत्पाद, या है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय औसत आय होती है और एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को यदि हम उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन बी हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, इनमें से क्या राष्ट्रीय आय गणना की विधि है। ऑप्शन ए उत्पादन गणना विधि, ऑप्शन बी आय गणना विधि, ऑप्शन सी व्यय गणना विधि, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों अभी हमने चर्चा की थी अपनी पिछली क्लास में कि राष्ट्रीय आय गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये तीनों ही राष्ट्रीय आय गणना की विधियां हैं, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता इनमें से। ऑप्शन ए शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना, ऑप्शन बी नर्स द्वारा रोगी की सेवा, ऑप्शन सी नर्स द्वारा अपने बच्चे की सेवा, ऑप्शन डी मोची द्वारा जूता बनाना। तो बच्चों हमने इसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसी सेवाएं जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उन्हें हम राष्ट्रीय आय में नहीं, उसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। जैसे कि अगर कोई गृहिणी अपने घर में खाना बनाए या कोई टीचर अपने बच्चे को स्वयं पढ़ाए, तो उसके अनुसार इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि नर्स द्वारा अपने बच्चे की सेवा करना। इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अगला है, इनमें से किसे पूंजी में शामिल करते हैं। ऑप्शन ए उपकरण, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी में बच्चों हम उपकरण और मशीन दोनों को शामिल करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ एब्रीविएशंस पर, यानी कि हम आपको कुछ टर्म्स बताएंगे, उनके फुल फॉर्म्स आपको बताने होंगे। तो आइए हम देखते हैं। संक्षिप्त रूप को पूरा करें। सबसे पहला टर्म है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगला टर्म है हमारा, अच्छा बच्चों अगले टर्म पे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि जीडीपी है क्या। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उसकी सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा टर्म है हमारा पीसीआई, यानी पर कैपिटा इनकम, जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो अभी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी देखा कि प्रति व्यक्ति आय को निकालने का फॉर्मूला क्या था। यह एक औसत आय होती है, किसी राष्ट्र की औसत इनकम भी इसे माना जा सकता है, और इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला है यदि हम किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय हमको ज्ञात हो जाएगी। अगला NSSO, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या कार्यालय के नाम से भी जानते हैं। अगला है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, और इस राष्ट्रीय आय गणना में इसे मदद की जाती है NSSO के द्वारा।
अगला आता है GNP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आपने नंबर 1 पे GDP देखा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं GNP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें सिर्फ एक अंतर होता है कि चूँकि पहला टर्म डोमेस्टिक है, इसमें सिर्फ एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसे हम लेते हैं। लेकिन जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी इसमें जोड़ देते हैं। अगला टर्म है हमारा NNP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हिंदी में कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन या घिसावट व्यय को घटा देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अगला टर्म है NI, यानी कि नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में हम तो अब आप सभी लोग अच्छे से जान गए होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। एक देश की सीमा के अंतर्गत एक देश द्वारा एक वर्ष की अवधि में जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन्हें इसमें शामिल किया जाता है, प्लस इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल करते हैं और घिसावट व्यय को इसमें से घटा दिया जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम। लास्ट टर्म है आपका NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये आपका जिसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब इन एब्रीविएशंस को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आय से आप क्या समझते हैं या इनकम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। तो बच्चों, आय का अभिप्राय है कि जब भी हम उत्पादन करते हैं तो अपना शारीरिक और मानसिक श्रम लगाते हैं, उसके बदले, ठीक है, शारीरिक या मानसिक श्रम लगाने के बदले या उत्पादन के जो भी साधन है वो उत्पादन के क्रम में अपना जो भी योगदान देते हैं उसके बदले उनको जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे ही हम आय कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान होता है या रेंट होता है। दूसरी तरफ बात करें अगर मजदूर की या तो श्रमिक की, तो उसका पारिश्रमिक को हम मजदूरी के नाम से जानते हैं। पूंजी के पारिश्रमिक को हम ब्याज के रूप में जानते हैं। तो आय क्या है, होपफुली आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमने जब एब्रीविएशन डील किया था तभी हमने चर्चा की थी कि सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसकी वैल्यू को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य होता है कि एक वर्ष में किसी भी एक औसत भारतीय को मिलने वाली इनकम को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसकी गणना करने का सूत्र है कि जब हम देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है या किस संस्था के द्वारा होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को बताइए। चूँकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो सिर्फ आप इसका डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इनकी कठिनाइयों को एक या दो शब्दों में बता सकते हैं। जैसे सबसे पहली गणना, दोहरी गणना की समस्या आती है। दूसरी समस्या आती है कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई आती है। तीसरी समस्या आती है कि किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय गणना में शामिल किया जाए और किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय गणना से एक्सक्लूड किया जाए या उनको शामिल ना किया जाए। अगला प्रश्न आता है आपका, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें।
आय और गरीबी में क्या संबंध होता है इसे बताना है। तो आय और गरीबी के में विपरीत संबंध होता है। जितनी अधिक व्यक्ति की आय होगी उतना ही वह कम गरीब है, और जितनी आय कम होगी उतना ही ज़्यादा वह व्यक्ति गरीब होगा। तो आय और गरीबी में किस तरह का संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध। इन प्रश्नों के बाद अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है, या राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने डिटेल में राष्ट्रीय आय के बारे में जाना कि राष्ट्रीय आय है क्या। तो राष्ट्रीय आय का अभिप्राय होता है किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसकी वैल्यू को हम शामिल करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम को भी ऐड करते हैं। और तीसरा काम करते हैं हम, तीसरा स्टेप है हमारा कि घिसावट मूल्य को हम घटा देते हैं। घिसावट मूल्य या मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन इसे कहते हैं। ये होता क्या है बच्चों? हमने इसको डील किया था एक बार, इसको जस्ट जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि घिसावट व्यय क्या होता है। घिसावट व्यय जब आप मशीनरीज का इस्तेमाल करते हो तो मशीनरी का लगातार इस्तेमाल होने से उसमें टूट फूट होती रहती है जिसकी मरम्मत करानी पड़ती है। तो इस मरम्मत के क्रम में हमारी जो लागत है उस वस्तु को बनाने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि रिपेयरमेंट कॉस्ट भी अल्टीमेटली ऐड हो जाती है। तो ये जो खर्च है ये लागत है। तो इस डिप्रिसिएशन कॉस्ट को हम राष्ट्रीय आय गणना के दौरान इसमें से माइनस करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय होती है NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा देने में आप पहले एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखें, उसके बाद इसमें आप 3 बातों को लिखें पॉइंट लग के। नंबर 1, इसमें आप क्या शामिल कर रहे हैं? एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन्हें ले रहे हैं। नंबर 2, आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ रहे हैं। और नंबर 3, आप इसमें लिखिए कि घिसावट व्यय के मूल्य को हम इसमें से घटाएंगे, तब आपकी राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आता है कि इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी गणना के क्रम में हम 3 तरह की विधियों या 3 स्टेप्स या 3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली विधि है हमारी उत्पादन गणना विधि, दूसरी विधि है आय गणना विधि, और तीसरी विधि है व्यय गणना विधि। अगर हम सबसे पहली विधि उत्पादन गणना विधि की चर्चा करें तो जब उत्पादन होता है तो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीनों क्षेत्रों को द्वारा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर को हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जिन जिन स्तर पर उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, उन सभी को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। लेकिन इस उत्पादन गणना विधि के क्रम में कई बार हमें दोहरी गणना की समस्या आती है हमारे सामने। राष्ट्रीय आय गणना की ये महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम 2 तरह के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या 2 प्रकार हैं जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं। पहला है आपका मूल्य वर्धित विधि, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, यानी उत्पादन के जिस चरण पर जितनी वैल्यू ऐड हो रही है आप बस उस ऐड होने वाली वैल्यू को ही जोड़ें, तब आप सही राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे या एक्यूरेट राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। दूसरा तरीका है, या तो फिर आप अंतिम उत्पाद या फाइनल गुड जो है हमारी फिनिश गुड, जो कंज्यूमर के पास फाइनली कंजम्पशन के लिए जाती है, यानी कि अब वो वस्तु दोबारा से किसी प्रोडक्शन के चक्र में उसका इस्तेमाल नहीं होता है या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उस वस्तु की वैल्यू को अगर हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला हमारा जो विधि है राष्ट्रीय आय गणना की वह है उत्पादन गणना विधि। दूसरी विधि है हमारी कि राष्ट्रीय आय की
को हम आय गणना विधि के माध्यम से भी उसकी गणना राष्ट्रीय आय की गणना हम कर सकते हैं। आय गणना विधि यानी जब भी उत्पादन होता है तो उत्पादन के क्रम में उत्पादन के विभिन्न साधन जब एकत्रित होते हैं तभी उत्पादन हो पाता है। जैसे कि भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है, साहस है, ये सब जब आपस में मिलते हैं तब जाकर उत्पादन होता है। तो उत्पादन के बाद, उत्पादन हो जाने के बाद हमें इन उत्पत्ति के साधनों को आय देना होता है ना, या इनको इनके पारिश्रमिक देना होता है, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे लगान है, मजदूरी है, वेतन है, लाभ है, ब्याज है। तो विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को जो भी इनकम हो रही है, ठीक है, यानी कि जितने भी संसाधन हैं उनको जो भी इनकम हो रही है, यदि उस पूरी इनकम को एक वर्ष में जितनी इनकम हुई है उसको यदि हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। तो ये दूसरी विधि हो गई हमारी आय गणना विधि। अब तीसरी गणना विधि होती है व्यय गणना विधि। जब इनकम आती है तो इस इनकम का इस्तेमाल हम लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं जिनका उत्पादन हुआ है उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को खरीद कर हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। तो जितना भी व्यय एक अर्थव्यवस्था में हो रहा है, चाहे वो उपभोग के रूप में हो, चाहे वो निवेश के रूप में हो, उस व्यय को यदि हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि राष्ट्रीय आय गणना 3 तरीके से की जा सकती है, उत्पादन गणना विधि के माध्यम से, आय गणना विधि के माध्यम से और व्यय गणना विधि के माध्यम से। तो हमारा इसका आंसर तब कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो वो हमारे भारत के विकास में किस तरीके से लाभप्रद होगा, इसे आपको बताना है। तो ये एक तरीके से ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको ये चर्चा करनी है कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इससे भारत को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा। तो बच्चों, यदि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वह देश विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब है कि उस देश में उत्पादन बढ़ रहा है, तभी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। ठीक है, उस देश में राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब है कि उत्पादन केवल बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि कुशलता पूर्वक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि संसाधन हमारे सीमित हैं, उन्हीं सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके हमें उत्पादन कार्य करना होता है। तो जब हम उत्पादन करते हैं तो उससे क्या होता है, आय का सृजन होता है। ठीक है, तो ये ही इनकम जो हमको आय होती है, ये इनकम हम 2 तरीके से खर्च करते हैं, है ना। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, तो एक समीकरण दिया हुआ था y = c + i। तो यहाँ y का तात्पर्य था राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को हम किस तरीके से व्यय करते हैं या किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, तो 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। c मतलब उपभोग व्यय में और i मतलब निवेश व्यय में। ठीक है, इनकम को या तो हम उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या फिर कुछ भाग हम बचत के रूप में बैंक्स में रख देते हैं या उनको हम आगे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, नेचुरली उससे हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और अगर पर कैपिटा इनकम या हमारी इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होगा कि हम अपने उपभोग, अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी तो पूर्ति कर पाएंगे, उसके साथ साथ हम बचत को भी बढ़ा पाएंगे, और यही बचत बाद में निवेश का रूप लेती है। तो इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उस देश में उतना ही ज़्यादा पूंजी निर्माण होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो पूंजी निर्माण जितना ज़्यादा होगा वह देश विकास की गति में और तेज़ी से दौड़ पाएगा। दूसरी ओर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और यदि डिमांड बढ़ती है तो इससे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में कोई भी आर्थिक क्रिया वो किससे प्रेरित होकर किस वजह से होती है या किस उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या होता है, अधिकतम लाभ अर्जित करना, है ना। तो लाभ कब होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी। तो डिमांड ज़्यादा होने से जितने भी उत्पादक हैं वो और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरी तरफ
आपकी बचत बढ़ रही है, जिस वजह से निवेश भी बढ़ रहा है, पूंजी निर्माण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है वो किसी भी देश के विकास के लिए समुचित होता है, या उसकी वजह से उस देश का विकास और तीव्र गति से होता है। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय का बढ़ना, ये सब अगर आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगी तो नेचुरली इनकम बढ़ेगी, और इनकम अगर एक एक व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो हर व्यक्ति की इनकम को जोड़ के ही ना एक राष्ट्र की इनकम बनती है। तो अगर देश में आर्थिक क्रियाएं तेजी से होंगी तो देश में निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश का विकास उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से देश का विकास होगा और देश हमारा और अधिक समृद्ध बनेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अभी हमने किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है, ये हमने पिछले प्रश्न में यानी प्रश्न 2 में इसके बारे में चर्चा की। अभी अगला प्रश्न हमें कहता है कि विकास के क्रम में प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है, या उसके ऊपर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी या शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो प्रति व्यक्ति आय है क्या, इसका आंसर देने के वक्त सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति क्या आय क्या है इसके विषय में आप 2 लाइन में बताएंगे। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला बता देंगे, जो कि आपको पता ही है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को यदि हम उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय देश की एक एवरेज इनकम या औसत आय भी कहलाती है। अब आती है कि प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना किस तरीके से देश के लिए फायदेमंद है या लाभप्रद होगा। प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, है ना। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, वो बेहतर जिस रूप में वो पहले रह रहे थे, जिस परिप्रेक्ष्य में वो रह रहे थे, उससे बेहतर सुविधाएं वो अपने आप को उपलब्ध करा पाएंगे। और देश में प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है तो ऐसा माना जाएगा कि देश में शायद आर्थिक न्याय भी हो रहा है और देश में समावेशी विकास हो रहा है, यानी सभी समाज के लगभग सभी जितने भी समुदाय हैं सभी आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हालांकि जब हम रफली अगर हम इस फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा है तो इसका अभिप्राय ये हमेशा नहीं होता है कि हर समाज के हर तबके का विकास हुआ है। लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो आर्थिक विकास का एक सटीक सूचकांक होता है, एक इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हमारा जो समाज है लेकिन तब भी पिछड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का भी विकास होता है, धीरे धीरे उनकी इनकम भी बढ़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भी 3 चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है, और ये मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें 3 चीज़ों को फोकस करते हैं, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और जीवन स्तर को। तो व्यक्तियों का स्वास्थ्य, व्यक्तियों की शिक्षा का स्तर और उनका जो व्यक्तियों का स्वास्थ्य, उनका शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा होगा जब उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी तभी हम अपने स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, शिक्षा पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है या किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वह देश, ये माना जाता है कि वह देश जो है वो विकास कर रहा है, उस देश में समावेशी विकास हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, समाज के सभी समुदाय के लोगों की ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में हमने राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में डिटेल में स्टडी किया। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा, हमने एब्रीविएटेड फॉर्म्स को देखा, जैसे GDP क्या है, GNP क्या है, PCI क्या है, इनके बारे में डिटेल में जाना। फिर हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जाना और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।